हिस्ट्री बाय डॉक्टर रामचंद्र दुबे के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भारत के इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, अध्याय 10 भाग 1 के अंतर्गत हम आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताना चाहेंगे। लॉर्ड डलहौजी स्कॉटलैंड के कुलीन परिवार में जन्मा लॉर्ड डलहौजी 36 वर्ष के आयु में ही 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और अपने 8 वर्षों के शासनकाल में उसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के जड़ों को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे सुधार कार्य किए जो भारतीय हित में ही भी रहे और भारतीय समाज के अंतर्गत काफ़ी लाभप्रद रहे और भारत को आधुनिक बनाने में इन सुधारों ने काफ़ी मदद की। इसीलिए इसे भारत का आधुनिक निर्माता के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। जबकि इन सुधारों का अर्थ भारतीय समाज को या भारत को आधुनिक करना नहीं था, बल्कि इस सभी सुधारों का अर्थ अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में मजबूत करना था। फिर भी इसके कार्यों से भारत का नवीनीकरण, भारत का आधुनिकीकरण हुआ, इसीलिए इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। अब इनके सुधारों को एक एक के क्रम में विवेचना करते तो सबसे पहले इसके शासन संबंधी सुधार को देखें। शासन के क्षेत्र में गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए बंगाल चूंकि बड़ा प्रांत था, इसलिए बंगाल में उसने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की और यह लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यों में मदद करने लगा। इसी तरह उसने नए जीते हुए राज्य पंजाब, बर्मा और अवध के प्रशासन के लिए नॉन रेगुलेशन प्रांत इसका नाम दिया और इसके प्रशासन के लिए एक एक चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति की और ये चीफ कमिश्नर सीधे गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे। बाकी पहले की तरह मद्रास, बम्बई या कलकत्ता बंगाल प्रांत को प्रशासन हेतु गवर्नरों के अधीन ही रखा गया। इसे रेगुलेशन प्रांत का नाम दिया गया। सारे क्षेत्र के जिलों को पुनः विभाजित किया गया, कई जिलों में विभाजित किया गया और उनका शासन कई श्रेणियों के कर्मचारियों को सौंपा गया। जैसे जिले में अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार इत्यादि की नियुक्ति होने लगी। अब दूसरा सुधार देखें तो सेना संबंधी सुधार। डलहौजी के पूर्व सेना का प्रमुख केंद्र बंगाल होता था। उसने पश्चिम में भी सेना का केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसने मेरठ में अंग्रेजी तोपखाने को स्थानांतरित किया और मेरठ छावनी बनाई जहां अंग्रेजी तोपखाने रखे जाने लगे। डलहौजी सेना में भारतीयों की संख्या को संतुलित करना चाहता था। इसके लिए उसने 3 नए अंग्रेजी रेजिमेंट की स्थापना की और पंजाब को पूर्णतः अंग्रेजी रेजिमेंट के अधीन रखा। इतना ही नहीं, उसने भारतीय सेना को संतुलित करने के लिए गोरखाओं को सेना में भर्ती करने की प्रथा प्रारंभ की और इस तरह उसने गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया और निस्संदेह इनके सुधारों से अंग्रेज सरकार को फायदा हुआ। आगे चल के 1857 के विद्रोह के अवसर पर इन कंपनियों ने सत्ता को सुरक्षित करने में बहुत कुछ मदद की। अगला सुधार इसका देखें तो शिक्षा संबंधी सुधार। 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार को अपने सुझाव वुड डिस्पैच के नाम से भेजे। इसके द्वारा प्रत्येक जिले में स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया गया। व्यक्तिगत प्रयासों से स्कूल कॉलेज खोलने को प्रोत्साहन देना और सरकार द्वारा उन्हें मदद देने की बात भी इस प्रस्ताव में कही गई। प्रत्येक जिले में शिक्षा इंस्पेक्टरों की नियुक्ति तथा प्रत्येक प्रांत में शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। डलहौजी ने जहां तक संभव हुआ इन सभी प्रस्तावों को कार्य रूप में बदलने का प्रयास किया और इसी प्रक्रिया में आगे चल के 1857 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में सरकारी स्कूल खोलने के साथ ही सरकारी सहायता के द्वारा व्यक्तिगत प्रयास से भी स्कूल खोले जाने लगे और रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने एक अच्छी शुरुआत की और शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अगला सुधार इसका था रेल, डाक, तार और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। डलहौजी के प्रयास से सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में बम्बई से थाना तक 20 मील रेलवे लाइन बिछाई गई और इस पर रेलवे सेवा प्रदान की गई। इसके बाद कलकत्ता तथा बिहार
कि रानीगंज क्षेत्र तथा मद्रास में भी कुछ रेल लाइनें बिछाई गई। इन सारी रेल लाइनों के बिछाने का उद्देश्य भारतीय लोगों को सुविधा देना नहीं था, बल्कि बंदरगाहों तक, जो खनिज क्षेत्र थे वहाँ से खनिज माल बंदरगाहों तक पहुँचाने के लिए इन रेल लाइनों की व्यवस्था डलहौजी ने की थी। इसके बाद 1854 में डाकखाना अधिनियम बना करके डाक व्यवस्था के लिए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। विभिन्न स्थानों पर डाकघर भी स्थापित किए गए और 2 पैसे के डाक टिकट पर भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी आधा तोले वजन के पत्र भेजने की व्यवस्था पहली बार डलहौजी ने भारत में किया। डलहौजी ने 1852 में भारतीय तार विभाग की भी स्थापना की और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से तार संदेश भेजने की व्यवस्था डलहौजी के काल में ही शुरू हुई। नहरों, सड़कों, पुलों के निर्माण खेत, प्रत्येक प्रेसिडेंसी में उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की और सड़कों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य भी इन्हें सौंपा। इस तरह इन्होंने सार्वजनिक स्थान के विकास के लिए भी एक अलग विभाग की स्थापना की। कृषि और व्यापार संबंधी सुधार में यदि देखा जाए तो डलहौजी ने कृषि के क्षेत्र में चाय, कपास आदि की खेती को प्रोत्साहन किया, जो कि कैश क्रॉप थे, जिससे भारतीय किसानों को कम और इंग्लैंड के व्यापार को ज़्यादा लाभ था। वन विभाग की स्थापना भी इसने की। व्यापारिक सुविधा के विस्तार के लिए कराची, बम्बई और कलकत्ता के बंदरगाहों को विकसित किया इसने। डलहौजी ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाते हुए भारत में सभी बंदरगाह व्यापार के लिए स्वतंत्र कर दिए। इस तरह व्यापारिक विकास का भी काम किया। अब संपूर्ण से देखा जाए तो जो भी विकास कार्य इसने किया उसमें उसका मूल उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करना था, लेकिन बाई प्रोडक्ट में भारत के लोगों को भी इन सुविधाओं का लाभ मिला और जिससे भारत आधुनिकता की तरफ विकसित होता गया। इसीलिए इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी इतिहास में कहा जाता है। अगले अध्याय में साम्राज्यवादी डलहौजी की विवेचना हम करेंगे, अध्याय 10 भाग 2 में, कि किस तरह अपने साम्राज्यवाद के नीति का पालन करते हुए डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का विस्तार किया भारत में और कौन सी नीतियाँ ऐसे अपनाई जिससे क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हुआ। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सूचनाएं समय पर नए वीडियो की मिलती रहे। इतना नहीं, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब किए, एक दूसरे को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका मुफ्त लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं, उस छोटे प्रश्न को भी आप सुन लें। जैसे पहला छोटा प्रश्न बनता है कि डलहौजी कब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो निश्चित तौर से इसका उत्तर होगा कि 1848 ईस्वी में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। दूसरा छोटा प्रश्न बन सकता है कि कुल कितने साल डलहौजी ने भारत में प्रशासन कार्य किया, तो इसका उत्तर है कि 8 वर्ष तक भारत में डलहौजी ने प्रशासन कार्य किया। अगला प्रश्न बनता है कि बंगाल के प्रशासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की, तो इसका भी उत्तर है कि लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया, जिससे प्रशासन को सुविधा मिली। चौथा प्रश्न बन सकता है इसमें नॉन रेवोल्यूशन प्रांत और रेवोल्यूशन प्रांतों का विभाजन किसके शासनकाल में किया गया, तो निश्चित है इसका भी उत्तर है कि डलहौजी के शासनकाल में नॉन रेवोल्यूशन प्रांत और रेवोल्यूशन प्रांत को ब्रिटिश भारत को बांटा गया। नॉन रेवोल्यूशन प्रांत में कौन कौन से प्रांत आते थे, उत्तर है कि 9 विजित प्रदेश जो नए जीते गए थे, पंजाब, बर्मा और अवध नॉन रेवोल्यूशन प्रांत में आते थे। अगला प्रश्न है कि डलहौजी ने सेना के तोपखाने को कहाँ स्थानांतरित किया था, तो इसका उत्तर है कि डलहौजी ने सेना के तोपखाने को मेरठ में स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है कि गोरखा रेजिमेंट की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, तो इसका भी उत्तर है कि डलहौजी के कार्यकाल में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की गई। वुड डिस्पैच किस वर्ष में शिक्षा संबंधी सुझाव को प्रस्तावित किया, तो इसका उत्तर है कि 1854 में वुड डिस्पैच के द्वारा शिक्षा सुधारों में प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किस एक्ट के द्वारा हुई, तो इसका उत्तर है कि 1857 ईस्वी में 1857 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की स्थापना कब की गई,
तो इसका उत्तर है कि 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक 20 मील पहली रेलवे लाइन का निर्माण करके रेलवे की स्थापना भारत में की गई। अगला प्रश्न है कि डाक अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका उत्तर है कि 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय तार विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर 1852 ईस्वी में भारतीय तार विभाग की स्थापना की गई। तो ये कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं इस अध्याय में, जिसको आप एक तरह से इसका रिवीजन भी समझेंगे। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।